ये आपका हिंदू लॉ में सेक्शन 13 चल रहा था भाई, उसमें सिद्धांत भी पूछा जाता है उत्तराखंड में। यानी कि एक दो क्वेश्चन निश्चित आ जाते हैं, चाहे किसी भी मॉडल से आए। बैठिए भाई। और सेक्शन 13 चल रहा था, उसमें जो जो सिद्धांत जिस खंड में है उसको हम लिखवा रहे हैं। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि ये पति को केवल विकल्प प्राप्त है कि पत्नी को, कि दोनों को। ये भी थोड़ा आपका सतर्क रहना है। जहां अगर लिखा हो केवल पत्नी, तो वहां केवल पत्नी को। और अगर ये लिखा हो कि भाई पति को पत्नी दोनों को, तो दोनों को। एक बार इंटरव्यू में ये पूछा गया था आपका, नेचर एक दो आपका सेक्शनों का प्री में भी इंटरव्यू में पूछा गया है। नेचर आप जब भी पढ़िए तो आपका एक दो सेक्शन में ये मिलेगा कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद ही यह धारा लागू होगी। अगर ऐसा रहे तो उसका नेचर आपका माने प्रास्पेक्टिव है, यानी कि भविष्यलक्षी है। यानी कि वह आपका प्रावधान 18 मई 1955 के बाद के मामलों में लागू होगा। अगर ये बेयर एक्ट में रहे कि आपका चाहे विवाह इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व किया गया हो या पश्चात किया गया हो, अगर किसी धारा में ये लिखा रहे तो उसका नेचर या प्रकृति दोनों होगा, प्रास्पेक्टिव और रिप्रास्पेक्टिव। यानी कि बैक डेट वाले विवाह में भी लागू होगा और किस विवाह में, भविष्य में। ये क्वेश्चन एक बार आया, थोड़ा सतर्क रहना है। अभी हम बेरेक्ट जहाँ जहाँ भी उल्लेख करेंगे आपका इसको बताते रहेंगे। आइए, धारा 13 चल रही थी भाई, 13 ही थोड़ा बड़ी धारा है। उसके बाद से देखिए उत्तराखंड भाई आगे भी पूछा जाता है। आपका सेक्शन 13 में देखिए आपका ये बताया जा रहा था कि विवाह विच्छेद, तो धारा 13 का क्लाज 1 चल रहा था। क्लाज 1 में 9 आधार दिए गए हैं, ये याद रखिए। तो धारा 13 के क्लाज 1 में बेयर एक्ट पर लिखते रहिए, सबसे अच्छा तरीका है। कितने आधार दिए गए हैं? 9। गिन लिया जाए भाई फिर एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 9 आधार दिए गए हैं। यानी कि आपका दो आधार आपका ए और बी में भी दिए गए हैं। तो टोटल आपका सेक्शन 13 के क्लाज 1 में 9 आधार दिए गए हैं, जहां की आपका पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आपका एप्लीकेशन देकर या आवेदन देकर विवाह विच्छेद की डिक्री की मांग कर सकते हैं कि विवाह विच्छेद हम लोगों का किया जाए। न्यायालय करे क्या? पारित करके डिक्री। अब आप फिर आप कहेंगे कि आवेदन दिया जा रहा है और जो विवाह विच्छेद पर निर्णय आएगा उसे डिक्री कहा जा रहा है। तो बताइए, एक्चुअल डिक्री हुई कि डिम्ड डिक्री? डिम्ड, क्योंकि डिक्री के लिए वाद जरूरी है और यहाँ क्या है? एप्लीकेशन। तो वह आपकी कैसी डिक्री कही जाएगी? है डिक्री, लेकिन उसका नेचर क्या है? एक्चुअल के डिम्ड? डिम्ड। अगला देखिए आपका 9 आधार भाई, पढ़ लीजिएगा घर पे आप। हाँ, 11 कहाँ 1 में हो? कहाँ 1 में 11 है? देखिए आपका 1 2 3 4 5, आपका 6 7 8 9 है भाई। 13 1 हम बता रहे हैं, 9 है, कहाँ 11 है? नहीं, स्पष्टीकरण थोड़े जोड़ा जाता है। अगला देखिए भाई आपका 13(1)(a), 13(1)(a) में जहां तक आपका, देखिए फिर एक बार सिद्धांत याद रखिए। 13(1) में आपका फॉल्ट थ्योरी है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फॉल्ट थ्योरी, उसको पूछा जाता है। भाई उसी बैरक पर लिखे दोषिता का सिद्धांत, यानी कि पति या पत्नी दोनों एक में कोई ना कोई क्या है? दोष है, तब मांग की जाती है। आपका 13(1)(a) आ जाइए। 13(1)(a) में आपका दोनों पक्षकारों को आपका प्राप्त है विकल्प, यानी कि पति भी आवेदन दे सकता है, पत्नी भी दे सकती है। लेकिन इसमें जो सिद्धांत हैं
ब्रेक डाउन थ्योरी लिखिए, ब्रेक डाउन थ्योरी 13(1) का जो लिखा है उसमें लिखना है भाई। 9 आधार के बाद आपका 13(1) क लिखा है, उसी के आगे लिख लीजिए कौन सा सिद्धांत समाहित है, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रेक डाउन थ्योरी, यानी कि आपका असफलता का सिद्धांत या नैराश्य का या विफलता, तीनों शब्द लिखिए, असफलता, नैराश्य या विफलता, तीनों एक ही है सब। देखिए दो आधार दिए गए हैं, जहाँ की कुछ दशाओं में विवाह असफल हो जाता है तो पति या पत्नी डाइवोर्स की मांग कर सकते हैं। देखिए दोनों आधार भाई, पहला है आपका 1A, शुरू किया जाए बैरक से। विवाह में का कोई भी पक्षकार, कोई भी पक्षकार मतलब कि यह खंड पति और पत्नी दोनों के लिए क्या लागू होगी, समान। दूसरा देखिए, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले या पश्चात अनुष्ठापित हुआ हो, तो इसका नेचर पूछ ले क्या है, तो आपका भूतलक्षी की भविष्यलक्षी की दोनों। तो क्या लिखा गया है, इस अधिनियम के लागू होने के पहले की बात की दोनों विवाहों में ये कानून माने ये धारा लागू होगी, दोनों। तो नेचर याद रखिए, इस समय पूछा जा रहा है भूतलक्षी की भविष्यलक्षी की दोनों दोनों। अगला देखिए, तलाक की आज्ञप्ति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर कि विवाह के पक्षकारों के बीच में इस कार्यवाही में जिसमें कि वे पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित हो चुकी है और उसके 1 वर्ष या उससे अधिक तक आपस में वो लोग सहवास नहीं कर पाए हैं, तो कितने वर्ष तक रिलेशन नहीं बना है जुडिशियल सेपरेशन के बाद, तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस आधार पर भी डाइवोर्स की मांग कर सकता है 1 साल। अंडरलाइन कर लीजिए, 1 वर्ष महत्वपूर्ण है। दूसरा है, विवाह के पक्षकारों के बीच उस कार्यवाही में जिसमें कि वे पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की आज्ञप्ति पास प्राप्त हो चुकी है और आपका 1 वर्ष या उससे अधिक काल तक इस डिक्री का निष्पादन ही नहीं हुआ है, तो बताया गया था कि विवाह विच्छेद आपका पुनर्स्थापन या विदाई का दावा किस धारा में किया जाता है, 9 में। 9 के तहत विदाई के लिए डिक्री पारित की गई और कितने साल तक उसका आपका निष्पादन नहीं हो पाया है, 1 साल। तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी न्यायालय में जाकर डाइवोर्स की मांग कर सकता है। तो दोनों में 1-1 साल है, याद रखिए, समय पूछा जाता है चाहे पहला खंड हो या दूसरा। यानी कि आपका इसका मतलब कि ब्रेक डाउन थ्योरी का मतलब कि कुछ आधारों पर विवाह क्या हो गया है अब असफल, तो तोड़ देना ही क्या रहेगा उचित। अगला देखिए आपका खंड 2, 13 का खंड 2 भी महत्वपूर्ण है। इसमें आपका पूछा जाता है केवल वाइफ को प्राप्त है, केवल पत्नी को प्राप्त है, यानी कि केवल पत्नी को 4 अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। तो आपका ये पूछा जा सकता है कि कौन सा खंड आपका, यानी कि 9 तो वो हो गए और 2 आपका 13(1) क में हो गया, 9 2 11। ये जो 11 आधार हैं, इस आधार पर पति भी डाइवोर्स की मांग कर सकता है, और कौन, पत्नी। लेकिन 11 के बाद दो 4 आधार खंड 2 में दिए गए हैं, उसमें आपका पति मांग नहीं कर सकता, केवल कौन डिमांड कर सकती है, पत्नी। तो टोटल आधार 15 हुए, 11 आधार दोनों के लिए और एक्स्ट्रा 4 आधार किसको दिया गया है, केवल पत्नी को। देखिए 4 आधार क्या है, इसमें भी आगे पूछा जाता है, थोड़ा सतर्क रहना, 1-2 सिद्धांत आएगा। इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित किसी विवाह की अवस्था में, यानी कि कुल मिलाकर विवाह इस अधिनियम के पूर्व हुआ था, और ऐसी दशा में कह सकते हैं कि 18 मई 1955 को यह कानून लागू हुआ और कानून लागू होने के समय
एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां थी और सभी पत्नियां क्या थी, जीवित, तो उसमें से कोई एक माने कोई पत्नी इस आधार पर डाइवोर्स की मांग कर सकती है कि इस हमारे पति की अन्य विवाहित पत्नियां भी क्या है, जीवित। वैसे अब कोई मतलब उतना नहीं है, क्योंकि 1955 में जिसका विवाह हुआ था, आपका जिंदा होगा कि नहीं, बहुत कम लोग ही जिंदा होंगे, और 10-20 साल बाद सभी लोग क्या होंगे भाई, कितने लोग जिंदा होंगे 1955 के पहले। दूसरा देखिए, इस आधार पर पत्नी आपका आवेदन दे सकते हैं डाइवोर्स की कि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से, यानी कि जिस दिन विवाह हुआ, बलात्कार के लिए, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है। ये आपका दिया दूसरा आधार है पत्नी के। तीसरा महत्वपूर्ण है, और तीसरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस या भरण पोषण का डिक्री पारित की गई थी, और इसके बाद भरण पोषण पत्नी को मिल रहा है, और भरण पोषण की डिक्री पारित होने के 1 वर्ष बाद तक, माने 1 वर्ष के अंदर पति और पत्नी में कोई रिलेशन नहीं बना है, तो पत्नी इस आधार पर भी क्या मांग सकती है, डाइवोर्स। फिर एक बार देखिए। हम्म, ये था। अरे भाई, चंडीगढ़ से फोन करने की क्या आवश्यकता है, चोरी हुई है तो अब पढ़ते हैं लोग तो भाई वही संभाल रहे हैं, वहाँ वकील नहीं है क्या, चंडीगढ़ में वकीलों की कमी हो गई है। आगे देखिए भाई, देखिए आपका फिर एक बार देखिए, चाहे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की नहीं, हिंदू दत्तक ग्रहण पढ़ाया जाएगा, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस या रख रखाव, आपका दिया था रख रखाव झारखंड में भाई, रख रखाव या गुजारा भत्ता या भरण पोषण के लिए डिक्री पारित की गई है, और 1 साल बीत गया डिक्री का, पति पत्नी को भरण पोषण दे रहा है, और 1 साल कम से कम इसके अंदर दोनों में रिलेशन नहीं बना है, तो पत्नी डिमांड कर सकती है कि अब डाइवोर्स की मांग के लिए क्या कर सकती है, याचिका माने आवेदन दे सकती है कि डाइवोर्स दिया जाए हमें। चौथा आधार आपका महत्वपूर्ण है, इसी में पूछा जाता है सिद्धांत, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, आपका ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, इसको हिंदी में कहते हैं यौनावस्था का विकल्प। लिखिए तो उसमें बैरक पर लिखिए, जो खंड 13(2) का चौथा खंड है, उसमें जो सिद्धांत समाहित है, यौनावस्था का विकल्प, यानी कि आपका ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, इसको कहते हैं आपका बुलुगता का विकल्प, बुलुग होने का विकल्प। आपका मुस्लिम विधि में ये नियम है, हिंदू विधि में भी है, मुस्लिम विधि में भी है, दोनों में केवल एक अंतर है, और वह अंतर आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है, और वह आप यौनावस्था का विकल्प कहा जाता है भाई, हिंदी में लिख लीजिएगा उसको, बुलुग, बुलुगता का विकल्प, या शुद्ध हिंदी है यौनावस्था का क्या विकल्प। मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में एक अंतर है, मुस्लिम लॉ में अगर पति पत्नी में रिलेशन बन गया इस बीच, तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा, और हिंदू लॉ में चाहे रिलेशन बना हो या न बना हो, पत्नी को ये विकल्प क्या होगा, प्राप्त। अब देखिए क्या है भाई, आपका चौथा खंड, अगर किसी स्त्री का विवाह 15 वर्ष से पहले हो गया था,
यानी कि विवाह कब होना चाहिए? 15 वर्ष की आयु के पहले। तो ऐसी दशा में वह 15 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक अपने पति से आपका डाइवोर्स की मांग कर सकती है, चाहे पति और पत्नी के बीच में रिलेशन बना हो या न बना हो। इसी को यौनावस्था का विकल्प कहते हैं। तो कितने साल से कितने साल में विकल्प का प्रयोग पत्नी कर सकती है? 15 से लेकर कितना? अब विवाह कब हुआ हो? 15 साल के पूर्व। मुस्लिम विधि में बस एक लाइन है, वहां भी स्त्री कोई विकल्प है, रिलेशन न बना हो तब। और स्पष्ट बेर लिखता है कि रिलेशन बना हो या नहीं, हिंदू लॉ में उससे कोई मतलब नहीं। ये टेक्निकल क्वेश्चन था। ये आप देखा जाए, आपका धारा 13A, कैपिटल ए है, आपका नई धारा है। विवाह विच्छेद कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष यानी कि अल्टरनेटिव रेमेडी, यानी कि विवाह विच्छेद की कार्यवाही में प्रत्यर्थी यानी कि याचिकाकर्ता, यानी कि जो व्यक्ति आवेदन दिया है, वह आपका डिमांड कर सकता है जुडिशियल सेपरेशन का। तो न्यायिक पृथक्करण किस धारा में था? 10 में था। 10 में, देखिए 10 ही होगा। हाँ, जुडिशियल सेपरेशन बताया गया था भाई। विवाह पूरी तरह भंग हो जाता है कि अधिकार कर्तव्य दायित्व तो स्थगित रहते हैं और उस दौरान आपका अधिकार स्थगित, लेकिन पुनः विवाह अभी नहीं कर सकते। तो धारा 13A केवल कहती है कि अगर डाइवोर्स की डिक्री की मांग की गई है तो विकल्प है कि आप न्यायिक पृथक्करण की मांग कर लीजिए, लेकिन आपका 4 ऐसे आधार है जहां की न्यायिक पृथक्करण की मांग नहीं की जा सकती। आपका किसकी मांग की जाती है? केवल डाइवोर्स की। वो 4 आधार जरूर याद करके जाइएगा। उसको देखिए बैरक में, आपका धारा 13(1) का फर्स्ट, आपका 13 के उपधारावन के 3 हैं। सेकंड आपका 5वां और 6वां। भाई दूसरा 5वां और कौन सा? 7वां। देखिए फिर बैक होते हैं भाई, दूसरा 5वां 7वां, उस पर चिन्ह लगा लीजिए। तो हाँ, 2 6, 2 6 और 7। दूसरा देखिए भाई, आपका धारा 13(1) का सेकंड क्लाज पर लिखिए, सेकंड 6 और 7, इस पर लिख लीजिए कि केवल डाइवोर्स की मांग की जाएगी। तीनों पर लिखिए तो धारा 13 में। आपका दूसरा है कि दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने से हिंदू अब नहीं रह गया है। तो यहाँ न्यायिक पृथक्करण नहीं, डायरेक्ट किसकी मांग अब केवल की जा सकती है? डाइवोर्स की। उसमें लिखिए केवल डाइवोर्स, सेकंड में। यही आपका टेक्निकल क्वेश्चन फंसाता है। इसके बाद आपका 6वां देखिए, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर दिया, मरा नहीं है, क्या बन गया है? सन्यासी। यानी कि सन्यासी बन जाना। अब आपका पति पत्नी से कोई और बच्चों से कोई क्या मोह माया नहीं रही। चलिए अगला देखिए, आपका 7वां, आपका दूसरा पक्षकार कितने साल तक लापता हो गया है? 7 साल। तो न्यायिक पृथक्करण नहीं, इन 3 आधारों पर केवल क्या मांगा जा सकता है? डाइवोर्स। और अन्य जो आधार हैं वह दोनों के लिए हैं, न्यायिक पृथक्करण के लिए भी और किसके लिए? डाइवोर्स। अब देखिए थोड़ा समय कम है, नहीं तो और समझाया जाता, क्या किया जाए। अगला देखिए आपका भाई, धारा 13B भी पूछी जाती है। इसमें सिद्धांत लिखिए 13 ख में भाई। 13 ख में जो सिद्धांत है, या 13B में डॉक्ट्रिन ऑफ आपका कंसेंट थ्योरी, सहमति का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट थ्योरी कहाँ दी गई है? 13B में। सहमति का सिद्धांत, जहां तक सहमत के सिद्धांत की बात है
सहमत का सिद्धांत आपका ये कहता है कि अगर पति पत्नी चाहें तो आपका आपस में मिलकर आपका अर्जी दे सकते हैं कि हजूर हम लोग रजामंद हैं, और आपका हमारे विवाह को विच्छेदित कर दिया जाए और विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दिया जाए। तो तीन चार नियम इसमें सतर्क रहना है। ये कितने दिनों से दिखाना पड़ेगा कि हम लोग पृथक रह रहे हैं? कम से कम कितना साल? 1 साल। रटे रहिए, कितना साल? और अर्जी जब दी जाएगी तो कम से कम 6 माह का न्यायालय समय देगा। 6 माह इसलिए लगाएगा कि पक्षकार चाहे तो आपस में क्या कर ले, समझौता। लेकिन 6 माह के बाद और 18 माह के पहले, यानी कि 6 से कितने माह के बीच में? 18 माह के आपका जांच की जाएगी न्यायालय द्वारा, चाहे जिला न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय। और ये देखता है न्यायालय कि दोनों पक्षकार रजामंद हैं, आपस में समझौता कर लिए, तो डाइवोर्स की डिक्री क्या करेगा? पारित। तो बस 2-3 लाइन याद रखना है भाई। कितने साल से पृथक रह रहे हैं? 1 साल। और सुनवाई कितने माह बाद होगी आज का दायर करने की? 6 माह। कितने दिन के अंदर? 6 माह के बाद और 18 माह के अंदर। तो ये दोनों सहमत हो गए तो आपस में क्या कर लिए? विवाह विच्छेद। बहुत महत्वपूर्ण है इसमें भी। आगे देखिए भाई, आपका धारा 14, विवाह के 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए कोई याचिका पेश नहीं की जाएगी। यानी कि धारा 14 का अपवाद से पूछा जाता है, चाहे पति या पत्नी विवाह के कितने दिनों के बाद ही डाइवोर्स के लिए याचिका या आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं? 1 वर्ष के बाद। लेकिन लेकिन लगाकर पढ़ना है। कुछ दशाएं ऐसी हैं जहां की 1 वर्ष के पहले भी याचिका दायर की जा सकती है। अगर किसी पक्षकार ने भय दिखाकर मुकदमा किया था, तो बताइए, तो कल ही पिछले लेक्चर में बताया गया, भय दिखाया गया, तथ्य का भ्रम दिखाया गया, कपट कर लिया गया। तो बताइए, कपट का पता चलने के कितने दिनों के अंदर माने विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए एप्लीकेशन देना चाहिए? 1 साल। और धारा 12 के तहत ऐसा विवाह क्या होगा? शून्यकरण। रटते रहिए, क्या होगा? अगर कपट हुआ है तो 1 साल इंतजार नहीं करना है, तब तो समय ही बीत जाएगा। कपट, तथ्य का भ्रम, भय दिखाया गया, या ये देखा जा रहा है कि अगर साथ में लोग रहते हैं तो असाधारण क्रूरता हो जाएगी, यानी कि किसी भी हाल में दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है। रोज मारपीट करेंगे, रोज क्रूरता बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा है कि जब कांटे ही कांटे हैं तो कांटों को तोड़कर क्या किया जाए? डाइवोर्स ही उपाय है, और क्या उपाय है? तो बस याद रखिए हल्का सा ना। तब क्या स्वतः थोड़ा कर लेंगे? कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। एक सेकेंड। अगर आप समझौता कर लेते हैं, समझौता लिख लेते हैं, रख लेते हैं, दोनों पक्षकार कोई आपत्ति नहीं करते तो कोई बात नहीं। अरे भाई, आपका विवाद तो तब होगा जब पत्नी या पति क्या करेगी? आपत्ति। आपत्ति ना करिए तो कोई दिक्कत नहीं, 10 शादी करिए, कौन जाम भाई। आपका सहमत से समझौता। गांव में कोर्ट थोड़े जाते हैं लोग। जो गांव में ज़्यादा लोग हैं, पंचायत बैठती हैं, पंच अपना साइन करते हैं, समझौता हो जाता है, दोनों पक्षकारों को एक एक कापी दे दी जाती हैं। तो उसके बाद अब लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा तो अभी खुला ही रहेगा। तो कोर्ट से हो जाता है तो फाइनल एंड फुल माना जाता है, अब कोई विवाद नहीं। याद रखिए। तो कोर्ट से इसलिए वो लोग कराते हैं। देखिए, मामला कहाँ फंसता है, जैसे कि पत्नी मेंटेनेंस की मांग करती है, ज़्यादातर जो व्यवहारिक हैं, मेंटेनेंस की मांग में पति हाजिर होते हैं, 2-4 साल मुकदमा चलता है, पुनः विवाह कर नहीं सकते। तो ऐसी दशा में अब आपका घराती बाराती और जो आपका दलाली खाया था विवाह में, सबको खोजा जाता है।
कि आप हम इतना पैसा दे रहे हैं और आपसी सहमत से विवाह विच्छेद कर लिया जाए। अगर फिर एक बार पॉइंट याद रखे भाई, जैसे ही आपसी सहमत से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की गई, अब ये भी याद रखना है कि उसकी अपील सामान्यतः नहीं होगी, क्योंकि सहमत की डिक्री की अपील, ये हम नहीं बता रहे, सीपीसी की धारा 96 भी बता रहे हैं, वो अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर डिसीजन आया कि अगर सहमत से डिक्री पास की गई और दूसरे दिन पति ने, यानी कि अब तो डिक्री हो गई विवाह विच्छेद की, शादी कर लिया किसी अन्य स्त्री से, तो वह दंड का भागी नहीं होगा, क्योंकि विवाह विच्छेद कैसे हुआ था, पारस्परिक सहमत से। तो इसकी अपील नहीं होती सामान्यतः। अगला देखिए आपका 15 काफी महत्वपूर्ण है कि कब तलाक प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे। तो आइए आपका एक एक नियमों को देखिए भाई, 3-4 नियम है कब पुनः विवाह करेंगे। तो एक उदाहरण देखा जाए, ए और बी हैं, इसमें डाइवोर्स हो गया, तो डाइवोर्स का तरीका देखिए। पहला तो आपका धारा 13 ख के अधीन या 13 बी के अधीन होगा, पारस्परिक सहमत से। तो जैसे ही पारस्परिक सहमत से होता है, उसके बाद वह कभी भी क्या कर सकते हैं, पुनः विवाह, रोक टोक नहीं है इस पर, क्योंकि दोनों रजामंद है, तभी तो विवाह विच्छेद। दूसरा आपका ये दूसरा नियम ये है कि जब विवाह विच्छेद तलाक डाइवोर्स की डिक्री द्वारा भंग किया गया है और या तो आज्ञप्ति के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं है, तो आपका अधिकार नहीं है, तो पहला ये देख लेना कि किसमें अपील का अधिकार नहीं होता, पारस्परिक सहमत, तो बता ही दिया गया। या दूसरा कह रहा है कि अपील का अधिकार था, लेकिन जो लिमिटेशन पीरियड था, जो अपील का समय था, उस समय के अंदर अपील नहीं की गई। यानी कि कब पुनः विवाह करेंगे ये सब डाइवोर्स के बाद, जब अपील का समय क्या हो गया है, बीत गया है। और अपील की गई कि नहीं की गई, नहीं की गई, तब भाई स्वतंत्र है। और तीसरा, जब अपील की गई तो कब अब करेंगे, रुका रहेगा मामला 10 साल तक। कब तक रुका रहेगा, जब तक कि अपील खारिज न हो जाए। हाँ, शादी क्या क्या होगा कि वैसे ही आपका बंडा रही है और क्या। आपका और क्या होगा भाई, इसीलिए तो पारस्परिक सहमत बताई गई। इतना बताने का उद्देश्य यही था कि सबसे अच्छा तरीका इस समय क्या है। नहीं तो 20 साल मुकदमा चल रहा है, अपील भी हो गई, तो अपील जब तक कायम है विवाह नहीं कर सकते, पुनः विवाह नहीं कर सकते बैलिड। आगे देखिए भाई, अब 16 आ जाइए धारा, शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के आपत्तियों की धर्मता। तो बस 2 लाइन जानना है कि चाहे धारा 11 के तहत विवाह शून्य हो या धारा 12 के तहत क्या हो, सुन धारा याद करके जाएगा। ऐसे विवाह से जो उत्पन्न पुत्र पुत्री होंगे वह जायज माने जाएंगे, नाजायज नहीं। यानी कि वह धर्मज होंगे, जायज होंगे। जायज का मतलब औरस, औरस माने सही। 3 शब्द हम बता रहे हैं, जायज, औरस या धर्मज। और ये जो पुत्र पुत्री होंगे, ये अपने माता की प्रॉपर्टी में तो अंश पाएंगे ही, पिता की प्रॉपर्टी में भी आपका अंश पाने के क्या होंगे, हकदार। आपका हकदार बनाए गए, ये नहीं कि इनको समाज से बाहर फेंक दिया जाए, भले विवाह क्या था, शून्य था या। तो बस 2 लाइन में आइए, दुविवाह के। हाँ, नहीं, सहदायकी में नहीं, जो व्यक्तिगत उसकी संपत्ति है या जितना हिस्सा पिता का है उसमें सहदायकी नहीं माने जाएंगे, लेकिन पिता की संपत्ति में क्या पाएंगे, हाँ, अंश पाएंगे, जो पिता का हिस्सा आता है भाई, पर्सनल हिस्सा जो पिता का। अगला देखिए, धारा 16 धारा 17 दुविवाह के लिए दंड। तो बता ही दिया गया कि जो बाईगेमी करेगा वह आईपीसी की धारा 494 या 495 के तहत दंड का क्या होगा, भागी। इसके बाद 18 बताया गया था कि कुछ शर्तों के उल्लंघन होने पर दंड। तो अगर आपका
तीसरी, चौथी और पांचवी शर्त का उल्लंघन होता है। ये बता दिया गया है, बताना नहीं है। अब आइए अध्याय 5, यहाँ छोटे छोटे अब क्वेश्चन बनते हैं। अध्याय 5 देखिए, क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया। वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी, यानी कि पति या पत्नी है, तो आखिर किस कोर्ट में डाइवोर्स के लिए याचिका प्रस्तुत करेंगे, आवेदन पत्र देंगे, यही वह स्थान न्यायालय का कौन बताएगी? धारा 19। तो धारा 19 भी काफी महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड पूछता है इधर से, थोड़ा सतर्क रहना है भाई। 2-3 क्वेश्चन इधर से भी आते हैं, 2 या 3। तो आखिर कहाँ कहाँ याचिका दायर की जाएगी, इसको आप जोड़ना चाहें तो सीपीसी से जोड़ सकते हैं। धारा 15 से लेकर 25 तक जोड़ना चाहें तो कोरिलेट कर लीजिए, एक एक लाइन कोरिलेट किया जाए भाई। सेक्शन 15 से लेकर सीपीसी में 25 तक कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वाद दायर करने का स्थान, प्लेस ऑफ सुइंग, कहाँ दिया गया है सीपीसी में, कि किस स्थान के न्यायालय में आप मुकदमा करेंगे। तो कहाँ से कहाँ तक है? 15 से लेकर कहाँ तक? 25। और सीआरपीसी में भी आप जोड़ सकते हैं कि आपराधिक मुकदमा किस न्यायालय द्वारा इंक्वायरी और ट्रायल होगा, किस स्थान के न्यायालय द्वारा, प्रयागराज की, बनारस के, किस स्थान के। ये 177 से लेकर 189 तक है, यानी कि 177 सीआरपीसी से कहाँ तक? 189। और बिहार एपीओ 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से इस बार एपीओ में बनाया था, यानी कि 177 से लेकर 189 सीआरपीसी में 5 क्वेश्चन बिहार बनाया था, लेकिन सीधे नहीं, वो कैसा बनाया था? थोड़ा घुमाकर। तो भाई अगला देखिए आपका, अब कहाँ कहाँ मुकदमा दायर किया जा सकता है, एक उदाहरण बना दिया जाए तब सही रहेगा। आपका प्रयागराज बना दिया जाए, बनारस बना दिया जाए, 2 ही जिले लिए जाए। देखिए, जहाँ विवाह का अनुष्ठापन हुआ था, यानी कि विवाह जहाँ संपन्न हुआ था, तो मान लीजिए प्रयागराज में विवाह हुआ, तो क्या प्रयागराज के न्यायालय में डाइवोर्स के लिए मुकदमा किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है, जहाँ विवाह हुआ। दूसरा देखिए, प्रत्यर्थी अर्जी के उपस्थान के समय निवास करता था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यर्थी, यानी कि इसका मतलब कि जो विपक्षी हैं, आपका अर्जी के उपस्थान के समय निवास करता था, यानी कि मान लीजिए ए पत्नी है, बी पति है, और बी निवास करता है बनारस में। पत्नी भले कहीं निवास करे, तो क्या बी के खिलाफ डाइवोर्स के लिए बनारस में मुकदमा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अगला देखिए, विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहे, तो मान लीजिए दिल्ली में ये ए और बी पति पत्नी के रूप में अंतिम बार रहे, उसके बाद कभी एक साथ रहे नहीं, तो क्या दिल्ली में हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि अंतिम बार कहाँ ये निवास किए हैं। अगला देखिए, पत्नी, अब जो अगला पॉइंट है केवल वाइफ के लिए, पति के लिए नहीं। ये जो पॉइंट था ऊपर वाला, पति के लिए भी ऑप्शन था, और किसके लिए? पत्नी। लेकिन अगला पॉइंट केवल और केवल किसके लिए है? वाइफ के लिए। देखिए, पत्नी के याची होने की दशा में, जहां वह याचिका प्रस्तुत करने की तिथि को रह रही हो, तो मान लीजिए पत्नी लखनऊ रह रही है आपका, तो क्या लखनऊ के न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती हैं कि नहीं? कर सकती हैं। जहां एप्लीकेशन देने के समय वह क्या कर रही हैं, ये अलग से पत्नी को विकल्प दिया गया, और ये जो जोड़ा गया, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये 2003 में जोड़ा गया। सही है ना? एक सेकंड भाई, हाँ, जो दो इसको जोड़िए, हो सकता है पूछ ले भाई, 2003 में अंडरलाइन करिए। और 23/12/2003 से लागू है, 23/12/2003 बैरक में लिखा भी गया होगा, देखिए 23/12/2003 पूछ सकता है ये भी। अगला देखिए, तो जो अगला आपका, याचिकाओं की अंतर्वस्तु और सत्यापन।
याचिका में आपका सभी बातें लिखिए, सत्यापित करिए और आपका लिखिए। ये भी हो गया धारा 20। इसके बाद धारा 21 से पूछा गया भाई कि क्या ऐसी याचिकाओं में सीपीसी जो है लागू होगी कि नहीं लागू होगी, क्योंकि ये मामला मैं लिखवाया था कि धारा 9 के तहत कैसा मामला में आएगा, सिविल सूट लिखवाया हूँ मैं धारा 9 में कि विवाह विच्छेद के लिए आवेदन किस में आएगा, सिविल बात। तो सीपीसी लागू होगी कि नहीं होगी, कौन सी धारा कहती है, 21। इसके बाद 21 से भी पूछा गया, अंडरलाइन करिए, कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति, कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति, यानी कि ट्रांसफ़र करा सकते हैं अर्जियों का, यहाँ नहीं, यहाँ मुकदमा चलेगा। इसके बाद आपका ये धारा 21 भी आ जाइए। 21 से केवल हेडिंग याद रखना है, कोरिलेट अगर करना चाहते हैं तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं सीपीसी की धारा 24 और 25 से, 24 और 25 से कोरिलेट कर सकते हैं, जहां मामलों का क्या है अंतरण, कोरिलेट कर लीजिए, एक क्वेश्चन वहां बनता है। इसके बाद अगर सीआरपीसी से करना चाहते हैं तो 406, 407, 408 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि, मैंने 406 में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करता है, 407 में हाई कोर्ट। तो दो आप लिख सकते हैं, कौन कौन सीआरपीसी की धारा 406, 407, संविधान में चाहें तो 139 ए, सुप्रीम कोर्ट लिखे 139 ए, और हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 228, सुप्रीम कोर्ट में लिखेंगे 139 ए अनुच्छेद कैपिटल है, और हाई कोर्ट में 228, चाहे तो आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगला ये 21 ख, इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित नियम दिया गया है। आपका ये है कि निपटारा किया जाएगा तो आपका स्पीडी ट्रायल होगा, लिख लीजिए, दिन प्रतिदिन विचारण होगा। तो 21 बी के बी में आपका स्पीडी ट्रायल का प्रावधान है। 21 ख में त्वरित विचारण, डेली बाय डेली क्या होगी सुनवाई, और कितने दिन में प्रयास किया जाएगा कि मामला समाप्त करके फैसला दे दिया जाए, 6 माह, लिखिए भाई 6 माह। तथा अपील के मामले में 3 मास, इसी में लिख लीजिए। मुकदमे के मामले में कितना, 6 माह में प्रयास किया जाएगा, और अपील के मामले में 3 मास, अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रयास किया जाएगा। तो प्रयास करते रहिए और बाबा जी का घंटा क्या करिए, बजाते रहिए, जैसे नेता होता घंटी बजा रहे हैं पश चोरी में इत्यादि में। तो प्रयास करते रहे। अब आप कहेंगे कि भाई 6 माह में देना चाहिए, तो न्यायालय प्रयास तो करेगा, लेकिन 10 साल 5 साल लग जाते हैं, डेट पर डेट, डेट पर डेट। यही बाध्यकारी हो जाता कि 1 साल में दीजिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो देखिए रोज रोज जज भले वकील ना आए, रोज रोज क्या करेंगे डेट लगा के। तो इसलिए भी आपका ये हो रहा है कि बाउंडेशन नहीं है, और हर हाल में एक समय सीमा लगा दी जानी चाहिए हमारे हिसाब से। कुछ मामले में तो लगाइए ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो। अब प्रयास किया जाएगा तो 10 साल तक कर रहे हैं जज साहब, प्रयास के निपटा दें। और अपील में कितने दिन में प्रयास, 3 माह। अब आइए धारा 21 सी, दस्तावेजी साक्ष्य। तो दस्तावेजी साक्ष्य भी आप कह सकते हैं, पेश कर सकते हैं कि नहीं, पेश कर सकते हैं, भले ही वह रजिस्टर्ड न हो या भले ही मुद्रा उद्रा न लगी हो। यानी कि जो भी विवाह के दस्तावेज इत्यादि हैं आप पेश कर सकते हैं, भले वह रजिस्टर्ड न हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण है, तो विवाह ही पहले साबित करिए कि हुआ था। तो फोटो वोटो लाइए, कार्ड वोट लोग पेश करते हैं, इसीलिए हुआ कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए। अश्वनी कुमार के केस में कहा गया कि क्या करवाइए, ताकि कम से कम इसमें जो समय लग रहा है कि दोनों में विवाह हुआ था कि नहीं, ये तो ज़्यादा समय न ले विवाद में। तो इसके बाद धारा 22 कार्यवाहियों का बंद कमरे में होना
और उसका मुद्रण तथा प्रकाशन न किया जाना, तो जो भी कार्यवाही होगी वह कैसी होगी? बंद कमरे में। तो कौन कौन रहेंगे? जज साहब, क्लर्क रहेंगे, दोनों पक्षकार रहेंगे, दोनों के वकील रहेंगे, और बाहरी लोगों को क्या किया जाएगा? बाहर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्णय होंगे वह तो एआईआर में प्रकाशित होंगे, उसमें कैसे बंद कमरा करेंगे? यानी कि निर्णय प्रकाशित होंगे, भले ही कार्यवाही कहाँ चले, बंद कमरे का मतलब कि बाहरी लोगों की एंट्री क्या कर दी जाए? बंद। तो सीपीसी में फिर बैक होइए, न्यायालय खुला होगा। पिछली बार ही उत्तराखंड का क्वेश्चन है, सीपीसी में 153 ख है आपका, संविधान में अनुच्छेद 145 4 और सीआरपीसी में 327, लेकिन ये क्या है? अपवाद। कल भी भाई 10 बजे आना है, 10 बजे से 1 बजे तक चलेगा आपका। पहले नहीं कुछ नाश्ता करके, 10 बजे कौन, 10 बजे आना है 2-4 दिन। तो पहले आपका मैं बता दूं, सीपीसी चलेगी, टीपीए उसके बाद आप दूसरा, उसके बाद आपका ये हिंदूला। हिंदूला में एक और कानून पढ़ कर आएगा, दत्तक ग्रहण। नहीं, ये संरक्षकता पढ़ा दें, एक दिन में हो जाएगा। गार्जियनशिप पढ़ कर आइएगा, इसके बाद 2 कानून और बचेगा भाई। गार्जियनशिप